पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि रेडिएंट सिटी में जो कुछ भी हुआ था उसकी खबर जूजी को मिल चुकी थी। अब आगे देखेंगे। सन मून एम्पायर की एब्सोल्यूट फाइटिंग एबिलिटी ही उनकी सभी लड़ाइयों में जीत और अंत में हेवनली सोल एम्पायर को जीतने का एकमात्र कारण नहीं थी। उनकी बेहतरीन सर्वेलेंस और काउंटर सर्वेलेंस क्षमता भी उनकी जीत में एक बहुत बड़ा योगदान थी। जब युद्ध अभी अभी शुरू हुआ था, हेवनली सोल एम्पायर असल में अच्छा मुकाबला दे पा रहा था। आखिरकार एक पुराने एम्पायर होने के नाते उसके पास बहुत बड़े रिजर्व्स थे। इसके अलावा बॉडी सेक्ट का समर्थन मिलने से उनकी शक्ति और बढ़ गई थी। लेकिन सन मून एम्पायर पर उनके हमले ज्यादातर बेअसर साबित होते थे। किसी अजीब वजह से वे हमेशा सन मून एम्पायर पर कोई भारी चोट नहीं कर पाते थे। दूसरी ओर सन मून एम्पायर हमेशा हेवनली सोल एम्पायर की कमजोरियों को सही सही पहचान लेता था और उन पर सीधा प्रहार करता था। धीरे धीरे हेवनली सोल एम्पायर पूरी तरह खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। इस बार सन मून एम्पायर के भीतर हुए हमले ठीक वैसी ही तस्वीर पेश कर रहे थे जैसी उस समय सन मून एम्पायर और हेवनली सोल एम्पायर के बीच लड़ाई में देखी गई थी। लेकिन अब तक वे यह पता नहीं लगा पाए थे कि उनकी धरती पर हमला करने वाले असल में हैं कौन। हालांकि जूजी को पत्र में एक नाम बेहद जाना पहचाना दिखा, हुओ युहाओ। रेडिएंट सिटी से आई हुई जानकारी में केवल एक बात पक्की थी और वह था हुओ युहाओ का नाम। युहाओ, क्या यह सच में तुम हो? जूजी उसके बारे में सोच रही थी, मगर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। बाएं तरफ बैठे बूढ़े आदमी ने कहा, यह वाकई बड़ी समस्या है। हमें जल्द से जल्द यह पता लगाना होगा कि असल में हो क्या रहा है, नहीं तो हम यह तय ही नहीं कर पाएंगे कि आगे क्या करना चाहिए। मार्शल, ऐसे समय में पीछे हटना ठीक नहीं। हेवनली सोल एम्पायर को जीतने के बाद हमारी सेना को 10 दिन का आराम मिला है और अभी हमारा मनोबल बहुत ऊंचा है। यह सबसे अच्छा समय है आक्रमण करने का, चाहे हम कहीं भी हमला करें। अगर हम एम्पायर की अंदरूनी समस्याओं को अपनी रणनीति पर हावी होने दें, तो जितना हासिल कर सकते थे उतना कभी नहीं कर पाएंगे। पूरा महाद्वीप जीतने का यह एकदम सही समय है। जूजी ने हल्के से सिर हिलाया। दाहिनी तरफ बैठे बूढ़े व्यक्ति ने भी सिर हिलाया और बोला, आवर मैजेस्टी को इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन की सुरक्षा मिली हुई है। जब तक वे रेडिएंट सिटी के अंदर हैं, रेडिएंट सिटी को कोई नहीं गिरा सकता। भले ही वे सोल इंजीनियर्स हमारी सीमा में घुस आए हों, उनकी संख्या आखिरकार सीमित है। 2 सोल इंजीनियर लीजन से वे हमारे प्रतिष्ठानों को कितना ही नुकसान पहुंचा लें, हमारी तरफ से नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास लाखों सैनिक हैं। एल्डर सू, अपनी भाषा का ध्यान रखिए। जूजी ने भौहें सिकोड़ते हुए उसे टोक दिया। एल्डर सू हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, जब जनरल एम्परर से दूर हो तो उसे अपने हिसाब से फैसले लेने ही पड़ते हैं। मार्शल, आपको निर्णायक होना पड़ेगा और इस मामले को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हिज मैजेस्टी आपका फैसला समझेंगे। हमारी रणनीति पहले ही तय की जा चुकी है। अगर हम अभी इसमें बदलाव करते हैं तो यह हम सबके लिए नुकसानदेह होगा। जूजी ने धीरे से सांस छोड़ी और बोली, मुझे भी पता है कि हालात क्या हैं, लेकिन जब आवर मैजेस्टी ही खतरे में हो तो हम आत्मविश्वास से लड़ाई कैसे कर सकते हैं? आप सब हॉल ऑफ कॉन्सिक्रेशन के एल्डर्स हैं। मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। इतनी बड़ी बातों पर जल्दबाजी में फैसला करना ठीक नहीं, वरना चाहे हम मोर्चे पर जीत भी जाएं, सन मून एम्पायर लौटकर जनता हमें ही दोष देगी। कौन इतनी हिम्मत करेगा? एल्डर सू साफ तौर पर गुस्सैल स्वभाव का था। वह एक कदम आगे बढ़ा, उसकी ऑरा एकदम बढ़ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, आप एम्पायर के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही हैं। एक औरत होकर भी सबसे आगे खड़ी है। हमने जो कुछ हासिल किया है वह आपकी रणनीति की वजह से ही हुआ है। अगर वे बूढ़े बेवकूफ कुछ भी बोलेंगे तो मैं उनके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। उसके शब्द भले ही बहुत ज्यादा थे, लेकिन टेंट में मौजूद बाकी 5 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स ने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि हल्का सा सिर हिलाकर सहमति जताई। भले ही उनका स्वभाव सू जैसा न हो, लेकिन वे उसकी बात से सहमत थे। जूजी खड़ी हुई और उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कान आ गई। उसने 6 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स की तरफ सिर झुकाया और बोली, आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं जल्द से जल्द कोई फैसला लेने की कोशिश करूंगी। यह खबर सैनिकों तक नहीं जानी चाहिए। मुझे आप छहों से इसे गुप्त रखने की आवश्यकता है। रॉजर। 9 सोल इंजीनियर्स ने झुककर जवाब दिया। बाएं तरफ वाले पहले वर्शिप्ड ने सिर हिलाते हुए कहा, मार्शल, अब हम आपको आराम करने देते हैं। हम चलते हैं। चाहे आपका फैसला कुछ भी हो, हम पूरी तरह आपका साथ देंगे। ठीक है। छहों वर्शिप्ड बाहर निकल गए और जूजी उस विशाल कमांडर्स टेंट में
अकेली रह गई। जूजी अपनी सीट पर बैठी और उसके चेहरे की डरावनी और अधिकारपूर्ण छवि धीरे धीरे गायब होने लगी। अब वह फिर से एक साधारण महिला जैसी दिखने लगी। काफी देर तक वह चुपचाप बैठी रही, फिर उठकर टेंट के एक कोने में बने सैंड मॉडल के पास चली गई और आगे की रणनीति पर विचार करने लगी। सन मून एम्पायर की सेना अभी एक बेहद खास स्थिति में थी। इस स्थिति से उनके पास तीन अलग अलग विकल्प थे। पहला और सबसे सीधा विकल्प था श्रेक सिटी पर हमला करना, लेकिन हर कोई जानता था कि यह सबसे समझदारी भरा विकल्प नहीं है। जूजी प्राइम मिनिस्टर द्वारा बताए गए सभी जोखिमों को साफ साफ देख सकती थी। इसके अलावा वह श्रेक एकेडमी से किसी भी तरह का टकराव टालना चाहती थी। उसे पता था कि यह उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अपने बेटे के अगवा होने वाली घटना के बाद उसमें बहुत बदलाव आ गया था। जो चीजें पहले उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थीं, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती थीं। और जिन भावनाओं को वह लंबे समय से दबाकर रखती थी, वे अब दिल में उफान मारने लगी थीं। सैंड मॉडल पर कई छोटे छोटे झंडे लगे हुए थे। ये सभी उसके द्वारा तय किए गए महत्वपूर्ण चेस पीसेस थे, जो उनकी पूरी ऑपरेशन लाइन में सेट किए गए थे। अधिकांश झंडे स्टार लुओ एम्पायर की सीमा पर लगे हुए थे। कोई भी उसकी असल मंशा को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। 6 वर्शिप्ड भी अंदाजा लगा सकते थे, लेकिन वे भी केवल अनुमान ही थे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्टार लुओ एम्पायर पर हमला करना सबसे समझदारी लगता था, क्योंकि स्टार लुओ एम्पायर और हेवनली सोल एम्पायर दोनों की सीमा सन मून एम्पायर से लगती थी। अगर स्टार लुओ एम्पायर जीत लिया जाए तो पूरा महाद्वीप का 4/5वां हिस्सा सन मून एम्पायर के अधीन आ जाता। बिल्कुल, स्टार लुओ एम्पायर की ताकत हेवनली सोल एम्पायर से कहीं ज्यादा थी। उसका क्षेत्रफल सन मून एम्पायर जितना ही था और हेवनली सोल एम्पायर तथा डाउलिंग एम्पायर दोनों के बराबर था। 10,000 साल पुराने इस एम्पायर के पास कितने छुपे हुए संसाधन हैं, कोई नहीं जानता था। स्टार लुओ एम्पायर की सीमा पर व्हाइट टाइगर ड्यूक भी 100,000 सैनिकों के साथ तैयार खड़ा था। जूजी ने स्टार लुओ एम्पायर की सीमा पर 3 लाख सैनिक तैनात किए थे। हर 50,000 सैनिकों के लिए एक सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरिया बनाया गया था। इस तरह 6 महत्वपूर्ण स्थानों पर सेना जमाई गई थी। इस व्यवस्था ने स्टार लुओ एम्पायर को जकड़ कर रख दिया था, क्योंकि वे कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इसके साथ ही 2 सोल इंजीनियर लीजन्स को भी स्टैंड बाय पर रखा गया था, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत किसी भी फ्रंट को समर्थन दिया जा सके। स्टार लुओ एम्पायर ने कई बार हल्का फुल्का दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें पीछे हटना पड़ा। डूलिंग एम्पायर में भी यही व्यवस्था थी। देखने में ऐसा लगता था कि जूजी की सेना ने अपने सभी दुश्मनों के खिलाफ मजबूत स्थिति बना ली थी। वे चाहे तो हमला कर सकते थे और चाहे तो पीछे हटकर खुद का बचाव कर सकते थे। ये सब जूजी ने कुछ ही महीनों में एक एक करके सेट किया था। सेना लेकर निकलने से पहले ही उसने इन सभी तैयारियों की नींव रख दी थी। ऊपर से तो युद्ध को लेकर हालात बहुत अव्यवस्थित और बिखरे हुए दिखते थे, लेकिन असल में सब कुछ उसके नियंत्रण में था। जूजी केवल अनोखी सैन्य रणनीति में ही माहिर नहीं थी। इस बार उसने बैटलफील्ड पर टीम को कमांड करने की क्षमता भी दिखा दी थी। उसने सिर्फ 5 सोल इंजीनियर लीजन्स की मदद से हेवनली सोल एम्पायर और डाउलिंग एम्पायर की संयुक्त सेना को लगभग पूरी तरह कुचल दिया था। वह श्रेक एकेडमी की क्षमताओं को भी सीमित रखने में सफल रही थी, जिससे वे पूरी ताकत से लड़ नहीं पाए। हेवनली सोल एम्पायर के शेष सैनिक वास्तव में लड़ाई में मरे नहीं थे। वे केवल पीछे हटकर श्रेक सिटी में शरण ले चुके थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वे युद्ध हार रहे हैं। विस्तारित श्रेक सिटी 70,000 सैनिकों को आसानी से समा सकता था। इसके अलावा हेवनली सोल एम्पायर के कई इलीट सोल मास्टर्स और ताकतवर कल्टीवेटर्स को भी वहां शरण दी गई थी। डाउलिंग एम्पायर के सैनिक श्रेक सिटी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्हें अपने एम्पायर की रक्षा करनी थी। इसलिए उन्हें मजबूरन अपनी सीमा पर लौटकर मोर्चा संभालना पड़ा। इन दिनों जूजी लगातार युद्ध की संभावित योजनाओं और परम्यूटेशंस पर विचार कर रही थी। स्टार लू एम्पायर और डॉलिंग एम्पायर दोनों पिछले दिनों से बहुत ज्यादा तनाव में थे और सन मून एम्पायर के हमले की पूरी तैयारी में थे। वहीं उसकी सेना पिछले 10 दिनों से आराम कर रही थी और उनका मनोबल चरम पर था। यूहाओ, क्या सच में तुम ही हो? जूजी ने खुद से बुदबुदाया। अगर वाकई तुम ही हो तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। तुमने जो चाल चली है वह वाकई कमाल की है। एक जनरल अपने मन से कैसे फैसले कर सकता है? यह पूरी तरह मजाक है। क्सू तियानरान मुझे कभी भी अपने नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देगा, चाहे मैं फ्रंट लाइंस पर ही क्यों न रहूं।
उसके चेहरे पर ठंडी अभिव्यक्ति उभर आई। सूत यनरान, पता नहीं इस बार तुम फिर घायल हुए हो या नहीं। ऐसा लगता है कि मेरी सारी तैयारियां सही समय पर काम आने वाली हैं। कुछ चीजें अब उजागर करने का समय आ गया है। यूहाओ, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे यह मौका दिया। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हें देखकर बहुत खुशी होगी, चाहे वह बैटलफील्ड पर ही क्यों ना हो। जब भी उसके मन में हुओ युहाओ का नाम आता, उसकी आंखों की ठंडक गायब होकर कोमल और प्रेम से भरी हो जाती और चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ जाती। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ सैंड मॉडल के ऊपर बढ़ाया और मुट्ठी कस ली। सब कुछ उसके नियंत्रण में था। 2 घंटे बाद वॉर गॉड एम्प्रेस के आदेश पूरी सेना में फैलने लगे। हर अधिकारी को कमांडर्स टेंट में पहुंचकर अगले आदेश लेने थे। कमांडर्स टेंट में माहौल बेहद गंभीर और दबाव भरा था। जूजी ने अपना आर्मर और रेड गोल्ड हेलमेट पहन रखा था और अपने स्थान पर बैठी थी। उसके बाईं ओर एक व्यक्ति बैठा था जो पूरी तरह एक काले लंबे चोगे में ढका हुआ था। वह चाहे जितना छिपाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसके शरीर से निकलती बेहद डरावनी और भय पैदा करने वाली ऑरा को महसूस किया जा सकता था। उस काले वस्त्र वाले आदमी के पीछे एक और व्यक्ति खड़ी थी। अगर हुओ युहाओ यहां होता तो शायद उसे पहचान लेता। वह होली गोस्ट चर्च की वाइस लीडर फेंगलिंग थी, और जिस व्यक्ति के पीछे फेंगलिंग खड़ी थी वह कोई और नहीं बल्कि होली गोस्ट चर्च का लीडर जोंगली वू था। हाँ, जोंगली वू वास्तव में सेना के साथ फ्रंटलाइन पर मौजूद था। सन मून एम्पायर के बाकी ताकतवर कल्टीवेटर्स, जिनमें जिंग होंगचेन भी शामिल था, जोंगली वू और फेंगलिंग के नीचे खड़े थे। भले ही होली गोस्ट चर्च के बाकी कल्टीवेटर्स दिखाई नहीं दे रहे थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वे वहां मौजूद नहीं थे। दूसरी तरफ एक और शक्तिशाली व्यक्तियों का समूह खड़ा था। उनमें से एक वही था जो 6 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स का लीडर था, जो पहले जूजी से मिला था। कुल मिलाकर कमांडर्स टेंट के अंदर 20 से ज्यादा टाइटल्ड डुलुओ और क्लास 9 सोल इंजीनियर्स मौजूद थे। इनके अलावा अलग अलग सेनाओं के उच्च अधिकारी भी अपनी अपनी रैंक के अनुसार खड़े थे। वे हैंड दैट प्रोटेक्ट्स द नेशन, सन मून एम्पायर की सबसे शक्तिशाली 4 सोल इंजीनियर लीजन्स के कमांडर, सामान्य सोल इंजीनियर लीजन्स के कमांडर और अन्य संबंधित अधिकारी थे। ये सभी लोग मिलकर सन मून एम्पायर की सैन्य नेतृत्व टीम बनाते थे। जूजी ने सामने खड़े समूह की ओर सिर हिलाया और कहा कि लंबा आराम करने के बाद हमारी सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है। अब भी हमारे दुश्मनों पर हमला करने का सबसे अच्छा समय है। सुनो, पहली, तीसरी और 5वीं लीजन्स तुरंत श्रेक सिटी की ओर बढ़ें और शहर की घेराबंदी करें। ईविल आई सोल इंजीनियर लीजन और टेरर क्लॉ सोल इंजीनियर लीजन उनके साथ मिलकर काम करेंगे और श्रेक सिटी से 50 किलोमीटर दूर कैंप लगाएंगे। अपने सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरियाज तैयार करके शहर पर हमला करने के लिए तैयार रहना है। जब हमारे लीजन्स अपने कैंप बना लें, तो बाकी सभी लोग पहले से तय किए गए मूवमेंट प्लान के अनुसार आगे बढ़ेंगे और अगला आदेश आने तक इंतजार करेंगे। जूजी की बात सुनकर जोंगली वू एकदम चौंक गया। उसने पहले श्रेक सिटी पर हमला करने के लिए सेना का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन जूजी ने तब मना कर दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वॉर गॉड एम्प्रेस आखिरकार श्रेक सिटी पर हमला करने का फैसला करेगी। यह होली गोस्ट चर्च के लिए बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि श्रेक सिटी हमेशा से उनके लिए एक बड़ी समस्या रहा था। भले ही वह थोड़ा हैरान था, लेकिन जोंगली वू को इन आदेशों से कोई आपत्ति नहीं थी। इसके बाद सेना ने अपने तंबू समेटे और ऊंचे मनोबल के साथ श्रेक सिटी की ओर मार्च शुरू कर दिया। उनके दमनकारी आभा इतनी भारी थी कि अगर वह वास्तविक होती तो शायद शहर की दीवारें टूट जातीं। शाम तक पूरा सन मून एम्पायर का सैन्य दल श्रेक सिटी से 50 किलोमीटर दूर कैंप बनाकर आधे शहर को घेर चुका था, लेकिन श्रेक सिटी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। शहर के दरवाजे मजबूती से बंद रहे। रात होते ही जोरदार धमाकों की एक लड़ी ने श्रेक सिटी को जगा दिया। चमकीली आग की लपटों की कई लाइनों ने रात के आसमान को रोशन कर दिया, और वे मिलकर ऐसे अक्षर बना रही थीं जिन्हें श्रेक सिटी के किसी भी कोने से देखा जा सकता था। उन पर लिखा था कि 10 दिनों के भीतर हमें हुओ युहाओ सौंप दो, नहीं तो हम शहर के सभी लोगों को मार देंगे। रात के आसमान में शांत होकर तैरते हुए हुओ युहाओ ने उन चमकते हुए शब्दों की ओर देखा और उसके चेहरे पर शिकन पड़ गई। लंबी उड़ान के बाद वह अभी अभी श्रेक एकेडमी पहुंचने ही वाला था। यह स्वागत तो बिल्कुल भी उम्मीद जैसा नहीं था। 10 दिनों में मुझे सौंप देना? क्या सन मून एम्पायर सच में श्रेक सिटी को फंसाना चाहता है? टैंग वूतोंग भी इस दृश्य को देखकर हैरान रह गई।
उसने मुड़कर हुओ युहाओ की ओर देखा और पूछा कि जूजी 3 आर्मीज की कमांडर नहीं है? वह आखिर कर क्या रही है? हुओ युहाओ ने सिर हिलाया और कहा कि चलो, एकेडमी लौट कर बात करेंगे। यह कहकर उसने टंग वुतोंग और ब्लू सिल्वर एम्परर को पकड़कर श्रेक एकेडमी की दिशा में तेजी से उड़ान भरी। अपनी इमिटेशन सोल स्किल और स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन की मदद से वह बिना किसी को सतर्क किए श्रेक सिटी में प्रवेश कर गया। एकेडमी में लौटने से पहले वह टैंक सेक्ट पहुंचा। अंदर पहुंचते ही उसने सभी ऊपरी सदस्यों को इकट्ठा किया। बे बे ने जब हुओ युहाओ के पास खड़े ब्लू सिल्वर एम्परर को देखा तो वह हैरान रह गया। भले ही उसे पूरी तरह यकीन नहीं था कि यही वह ब्लू सिल्वर एम्परर है जो टैंगया की जान बचा सकता है, पर उसे भरोसा था कि हुओ युहाओ उसे ढूंढकर वापस लाया है। हुओ युहाओ ने कहा कि एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर सन मून एम्पायर ने श्रेक सिटी को घेर लिया है। हमें तुरंत एकेडमी जाना चाहिए। यह ब्लू सिल्वर एम्परर है। मैं इसे सन मून एम्पायर से लाया हूं। थर्ड सीनियर ब्रदर, क्या आप इसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं? एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, चलिए एकेडमी चलते हैं। वहां की स्थिति की पुष्टि करने के बाद मैं टीचर श्याओया का इलाज करूंगा। बे बे की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन टैंग सेक्ट के बड़े भाई होने के नाते उसने खुद को संभाला। उसने सिर हिलाया और कहा कि ठीक है, चलो एकेडमी चलते हैं। इतने लंबे समय बाद घर लौटकर भी उन्हें आराम करने का मौका नहीं मिला। हुओ युहाओ, बे बे और तांग वुतोंग तेजी से एकेडमी की ओर दौड़ पड़े। बाकी लोग टैंग सेक्ट में बाकी बचे कामों में लग गए। बहुत जल्दी हुओ युहाओ, तांग वुतोंग और बे बे एकेडमी पहुंच गए। गेट पर पहुंचते ही दो आकृतियां उनके सामने कूदकर खड़ी हो गईं और उन्हें रोक लिया। वे श्रेक एकेडमी की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। चुनौती देने के बाद ही वे हुओ युहाओ और बाकी लोगों को पहचान पाए। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उनमें से एक ने कहा कि सीनियर हुओ। हुओ युहाओ ने सिर हिलाया और कहा कि हम इनर कोर्टयार्ड जा रहे हैं। यह रात की पहरेदारी वाली व्यवस्था अभी हाल ही में लगी है ना? क्योंकि पुरानी श्रेक एकेडमी कभी रात में बंद नहीं होती थी और न ही ऐसी सुरक्षा रखती थी। छात्र ने सिर हिलाया और कहा कि हां, हेवनली सोल एम्पायर के गिरने के बाद से एकेडमी ने सुरक्षा बढ़ा दी है। हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। क्या? तीनों एक साथ चौंक गए। हेवनली सोल एम्पायर के नष्ट होने की जानकारी उनमें से किसी के पास नहीं थी। अब समझ आया कि सन मून एम्पायर इतनी तेजी से श्रेक सिटी तक कैसे पहुंच गया। हेवनली सोल एम्पायर सच में गिर गया है। हुओ युहाओ भले ही हेवनली सोल एम्पायर का नागरिक नहीं था, लेकिन बे बे था। अचानक एक भारी सन्नाटा फैल गया। तैंग वुटोंग ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा कि एकेडमी में प्रवेश के लिए हमें कुछ प्रक्रिया पूरी करनी है। दोनों छात्र टंग वुतोंग के खूबसूरत चेहरे की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सके। वे जल्दी जल्दी सिर हिलाते हुए बोले कि नहीं, नहीं, आप अंदर जा सकते हैं। तीनों एकेडमी के अंदर गए और सी गॉड्स लेक पहुंचे। वे एक साथ उछलकर सी गॉड्स आइलैंड की ओर उड़ गए। हेवनली सोल एम्पायर के गिरने का समाचार बहुत बड़ा झटका था। हुओ युहाओ को अभी भी उसकी फ्रंटलाइन की सेटअप याद थी। भले ही उनके सोल इंजीनियर लीजेंस सन मून एम्पायर जितने मजबूत नहीं थे, मगर वे इतनी जल्दी नष्ट नहीं हो सकते थे। उसका गिरना मतलब श्रेक सिटी और सन मून एम्पायर के बीच अब कोई ढाल नहीं बची। इसने सन मून एम्पायर के पूरे महाद्वीप पर कब्जे के सपने को और करीब ला दिया। अब वे चाहें तो स्टार लुओ या डाउलिंग एम्पायर को निशाना बना सकते हैं। स्थिति बाकी साम्राज्यों के लिए बहुत खराब हो गई थी। हुओ युहाओ और बाकी ने सोचा था कि सन मून एम्पायर में उनके प्रयास युद्ध की स्थिति बदल सकते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हेवनली सोल एम्पायर इतनी आसानी से ढह जाएगा। इस वजह से उनके डर और भ्रम फैलाने का प्रयास भी कम प्रभावी रह गया था। भले ही हुओ युहाओ का चेहरा गंभीर था, लेकिन वह गोल्डन ट्री के सामने जाकर टंग वुतोंग के साथ घुटनों के बल बैठ गया। बे बे भी उनके साथ बैठकर सम्मान प्रकट करने लगा। हुओ युहाओ ने कहा कि टीचर, हम लौट आए हैं। उम्मीद है हम बहुत देर से नहीं आए। उसने गोल्डन ट्री के सामने 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया। सी गॉड्स पवेलियन पूरा रोशन था। जब वे अंदर गए तो सभी एल्डर्स पहले से मौजूद थे। वहां एक और परिचित चेहरा था, हेवनली सोल एम्पायर की प्रिंसेस वेइना। तीनों को अंदर आता देखकर प्रिंसेस वेइना खड़ी हो गई। पिछली मुलाकात के मुकाबले वह काफी बूढ़ी दिख रही थीं। उनके चेहरे की चमक गायब थी और वह बहुत पीली लग रही थीं। उनकी आंखों में गहरी उदासी भरी थी। युहाओ,
उन्होंने धीमे स्वर में कहा, और उनकी आंखों में आंसू भर आए। प्रिंसेस वेई ना को वहां मौजूद देखकर हुओ युहाओ के दिल में एक अनजाना दर्द उठ गया। इसका मतलब था कि हेवनली सोल एम्पायर सच में नष्ट हो चुका है। नहीं तो वह श्रेक एकेडमी की परंपरा तोड़कर सी गॉड्स पैविलियन में कभी प्रवेश न करती। एल्डर श्वान ने तीनों की ओर हाथ हिलाकर कहा कि तुम लोग ठीक समय पर आए हो, बैठ जाओ। हाँ, हुओ युहाओ ने सम्मान से जवाब दिया और वे सभी बैठ गए। सभी एल्डर्स के चेहरे पर चिंता और गंभीरता थी। यह एकेडमी के इतिहास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी, शायद उस समय से भी कठिन जब ग्रेट स्टार डॉ फॉरेस्ट से बड़ा बीस्ट वेव आया था। उस समय शरेक एकेडमी परंपरागत लड़ाई कर रही थी, लेकिन इस बार दुश्मन पूरे महाद्वीप की सबसे उन्नत सोल टूल तकनीकों के साथ आ रहा था। कोई भी जीत की गारंटी नहीं दे सकता था। एल्डर श्वान ने हुओ युहाओ से पूछा कि क्या तुमने बाहर के फायरवर्क्स देखे? हुओ युहाओ ने सिर हिलाया। उसकी उम्मीद के विपरीत एल्डर श्वेन ने हल्की मुस्कान दिखाई। एल्डर श्वेन ने शांत स्वर में कहा कि उन फायरवर्क्स से साफ पता चलता है कि तुम्हारी टीम को काफी सफलता मिली है। भले ही तुम्हारे ऑपरेशन सन मून एम्पायर को पीछे हटाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन कम से कम उन्होंने उन्हें डराया तो जरूर है। नहीं तो वे श्रेक सिटी को घेरने कभी नहीं आते। तो पहले हमें यह बताओ कि तुमने वहां क्या किया। अल्टीमेट डुलुओ बनने के बाद एल्डर श्वान और भी शांत और स्थिर हो गए थे। हुओ युहाओ को लगा कि अब उनमें एल्डर मुंह की झलक आने लगी है। इतने कठिन समय के बावजूद एल्डर श्वान ने यह नहीं पूछा कि हमें दुश्मन से कैसे निपटना चाहिए, बल्कि उन्होंने माहौल हल्का करने के लिए उनसे उनकी यात्रा और समस्याओं के बारे में पूछा। यह उनकी समझदारी थी। हुओ युहाओ ने कहा कि एकेडमी छोड़ने के बाद मैं सीधा मिंग डू माउंटेन रेंज गया, फिर मैं सन मून एम्पायर के अंदर पहुंचा। एल्डर्स उसकी कहानी सुनते हुए सिर हिलाते रहे। जब उसने रेडिएंट सिटी पर उनके हमले और पैलेस पर क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल से किए गए विस्फोट का जिक्र किया तो वे बहुत प्रभावित हुए। प्रिंसेस इतना उत्साहित हुई कि उसने पास की टेबल को जोर से पकड़ लिया, लेकिन हुओ युहाओ ने अपनी स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन से संबंधित बातें नहीं बताईं, क्योंकि यह उसका सबसे बड़ा रहस्य था। और प्रिंसेस फिर भी बाहरी व्यक्ति थी। रेडिएंट सिटी से निकलने के बाद हमने थोड़ा आराम किया ताकि खुद को फिर से तैयार कर सकें। क्योंकि हमें किसी भी खबर के बारे में पता नहीं चला था, इसलिए हम वापस लौट आए। अभी अभी हमें हेवनली सोल एम्पायर के बारे में कुछ खबर मिली। एल्डर श्वान ने सिर हिलाया। आई सी। अगर तुम लोग सिर्फ सामान्य शहरों पर हमला करते तो सन मून एम्पायर कभी अपने युद्ध योजनाएं नहीं बदलता, लेकिन तुमने रेडिएंट सिटी पर सफल हमला करके सभी की उम्मीदों से ज्यादा कर दिखाया। उसके बाद सन मून एम्पायर मजबूर हो गया कि वे तुम्हें गंभीरता से लें, और लगता है कि तुम लोगों ने कुछ ऐसे निशान छोड़े जिनसे वे तुम्हारी जानकारी तक पहुंच गए। इसलिए वे हमसे मांग कर रहे हैं कि हम तुम्हें 10 दिनों के अंदर उनके हवाले कर दें। हुओ युहाओ थोड़ा सोचकर बोला, एल्डर श्वान, मुझे नहीं लगता बात इतनी आसान है। एल्डर श्वान उत्सुक हो गए। बताओ तुम्हें क्या लग रहा है? हुओ युहाओ ने कहा, मुझे नहीं लगता कि सन मून एम्पायर द्वारा अपने फ्रंट लाइन को यह आदेश देना संभव है कि एकेडमी मुझे उनके हवाले करे। आखिरकार वे सोच रहे होंगे कि मैं अब भी सन मून एम्पायर में ही हूं। साथ ही एकेडमी 10 दिनों में मुझसे संपर्क नहीं कर सकती, और सबसे बड़ी बात, वे जानते हैं कि एकेडमी मुझे कभी भी उनके हवाले नहीं करेगी। जांग लेक्सवान ने कहा, क्या वे इस बहाने से एकेडमी पर हमला करना चाहते हैं? हुओ युहाओ ने फिर सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। 10 दिन ऐसा समय है जो सोल टूल्स वाली लड़ाई में बहुत लंबा माना जाता है। अगर वे हमें हुओ युहाओ को सौंपने के लिए 10 दिन दे रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वे सीधे हमला करेंगे। हाँ, यह भी हो सकता है कि वे हमें लापरवाह बनाकर अचानक हमला करें, लेकिन अभी तक की स्थिति देखकर मुझे ये काफी कम संभावना लगती है। प्रिंसेस वेइना ने जिज्ञासा से पूछा, ऐसा क्यों? हुओ युहाओ ने कहा, सन मून एम्पायर की 3 आर्मीज की कमांडर वॉर गॉड एम्प्रेस है। मैं उसे पहले से जानता हूं, जब मैं सन मून एम्पायर में एक्सचेंज प्रोग्राम पर था। वह मेरी सीनियर सिस्टर थी जब हम दोनों एक ही टीचर के साथ सीखते थे, इसलिए हमारा रिश्ता काफी अच्छा था। जब वह जूजी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बता रहा था, टैंग वुतोंग ने टेबल के नीचे से उसकी जांघ में चुटकी काटी। बिल्कुल। हुओ युहाओ ने चेहरे पर किसी भी दर्द का भाव नहीं दिखाया और आगे बोला, मेरी ये सीनियर सिस्टर न तो सोल टूल्स बनाने में बहुत प्रतिभाशाली थी, न कल्टीवेशन में, लेकिन मिलिट्री अफेयर्स में वह असाधारण रूप से गिफ्टेड है। पिछली बार मिंगडू माउंटेन रेंज पर झूठा हमला करके हेवनली सोल एम्पायर पर असली वार करने की पूरी योजना उसी ने बनाई थी। हेवनली सोल एम्पायर की सीमा तोड़कर आने के बाद
वह सन मून एम्पायर वापस गई थी ताकि प्रिंस को जन्म दे सके। उस दौरान सन मून एम्पायर की सेना काफी शांत थी, लेकिन अब वह वापस आ चुकी है। वह अपनी रणनीतियों में बेहद चतुर है और बिना मतलब की लड़ाई कभी नहीं करती। अगर उसे पता है कि एकेडमी मुझे कभी नहीं सौंपेगी, तो श्रेक सिटी को घेरने के पीछे जरूर कोई गहरी वजह होगी। मेरे हिसाब से यह बहुत कम संभावना है कि वे सीधे एकेडमी पर हमला करेंगे, डीन यान ने कहा। लेकिन हम इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर वे पूरी ताकत से हम पर हमला कर देते हैं, तो पिछले 10,000 वर्षों से एकेडमी में लगा खून पसीना एक पल में मिट सकता है। यह हम बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते। हुओ युहाओ ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। यही वजह है कि जूजी इतनी चालाक है। वह जानती है कि हमें श्रेक सिटी और एकेडमी को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए उसने हमें नियंत्रित करने के लिए यह तरीका अपनाया है। सच कहूं तो इसी समय स्टार लुओ एम्पायर और डूलिंग एम्पायर दोनों चाहेंगे कि सन मून एम्पायर हमारे साथ ऐसा करे। टैंग वूतोंग ने पूछा, ऐसा क्यों? हुओ युहाओ ने समझाया, बहुत आसान है। अगर सन मून एम्पायर हम पर हमला करता है, तो क्या श्रेक एकेडमी खुद को नहीं बचाएगी? इससे हम और हमारा स्थान युद्ध का मुख्य केंद्र बन जाएगा। और हमारी एकमात्र उम्मीद यह होगी कि स्टार लुओ एम्पायर और डूलिंग एम्पायर अपनी पूरी सेना यहां भेजें। और क्योंकि ये दोनों एम्पायर हमारे काफी पास हैं, वे 10 दिनों में निश्चित रूप से यहां पहुंच सकते हैं। उसकी बात सुनकर पूरे कमरे में भारी खामोशी छा गई। सभी लोग जूजी की असली चाल समझने लगे। यह एक खुली लेकिन बेहद गहरी योजना थी। दुश्मन को धमकाकर वह दुश्मन के सहयोगियों को मजबूर कर रही थी कि वे उसकी मदद करें। इससे जूजी की सेना को आगे बढ़ने या पीछे हटने दोनों तरह की आजादी मिल जाती। किसी को नहीं पता कि वह अगला कदम क्या उठाएगी। अगर जूजी हमला करती है, तो श्रेक एकेडमी अकेले उसे नहीं रोक पाएगी। इसलिए मजबूरन बाहरी मदद बुलानी पड़ेगी। एकेडमी किसी भी हालत में नुकसान झेल नहीं सकती। लेकिन अगर सन मून एम्पायर इंतजार करता रहे जब तक रीइंफोर्समेंट आना जाए, या फिर वे कोई और कदम उठा दें, एकेडमी क्या कर पाएगी? सी गॉड्स पेविलियन पूरी तरह शांत था। सभी लोग अपनी हालत से बेहद परेशान और दबाव में दिख रहे थे। सन मून एम्पायर ने तो सिर्फ 50 किलोमीटर आगे बढ़कर कुछ फायरवर्क्स छोड़े थे, लेकिन इतना ही श्रेक एकेडमी के लिए सिरदर्द बन गया था। यहां तक कि एल्डर श्वेन, जो हमेशा शांत रहते थे, वे भी भौहें चढ़ाने लगे। साफ था कि वे भी बहुत चिंतित हो चुके थे। सियन लिनर ने कहा, एल्डर श्वान, क्या ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट से हमारी मदद हो सकती है? आखिरकार हमारे उनके साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। स्पिरिट पगोडा भी हमारे शहर में है। अगर वे हमारी मदद कर दें, तो सन मून एम्पायर को रोकना आसान हो जाएगा। एल्डर श्वान ने सिर हिलाया। मैं बीस्ट गॉड को सबसे बेहतर जानता हूं। उससे मदद मांगना असंभव है। वह तो यही चाहेगा कि हम इंसान आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं। इससे सोल बीस्ट्स को ज्यादा जगह मिलेगी। और ये युद्ध तो सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर्स का है, जिन्हें सोल रिंग्स चाहिए होते हैं। जितने ज्यादा सोल मास्टर्स मरेंगे, उतना ही सोल बीस्ट्स के लिए अच्छा होगा। चियन डुओडुओ ने कहा, तो फिर हम खुद ही हमला कर दें? जैसे ही हम मदद का संकेत भेजेंगे, स्टार लू साम्राज्य और डॉलिंग साम्राज्य अपनी सेना जल्द से जल्द भेज देंगे। ऐसी स्थिति में अगर हम पूरी ताकत से उनसे भिड़ें, तो क्या हमें थोड़ी उम्मीद नहीं होगी? कम से कम हम उन्हें कोई और कदम उठाने से रोक सकते हैं। हुओ युहाओ ने सिर हिलाया। हमें उनसे सीधे भिड़ना बहुत मुश्किल होगा। वे अपने सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरियाज को फोर्ट्स में बदल देंगे और खुद को हमारी पहुंच से बचा लेंगे। हम चाहे जितनी भी कोशिश करें, उनकी रक्षा तोड़ने में बहुत नुकसान होगा और जीतने की संभावना बहुत कम है। हमारी एकमात्र बढ़त यह है कि हमारे पास ज्यादा स्किल्ड फाइटर्स हैं, लेकिन हमारी सामूहिक ताकत अभी भी उनसे बहुत कम है। जैन लिनर ने चिंतित होकर कहा, तो फिर करें क्या? हम न पूरी तरह बच सकते हैं, न ही उन्हें रोक सकते हैं। टेंग वूटोंग अचानक बोली, मुझे लगता है कि इस समय हमें सिर्फ इंतजार करना चाहिए। हमें डाओलिंग एम्पायर और स्टार लुओ एम्पायर से मदद नहीं मांगनी चाहिए। इससे वे अपनी सीमाओं की रक्षा पर ध्यान दे पाएंगे। उसकी बात सुनते ही हुओ युहाओ तुरंत उसकी तरफ देखने लगा। यही बात वह खुद कहना चाहता था, बस थोड़ा हिचक रहा था। हाँ? एल्डर श्वान चौंक गए। बाकी एल्डर भी उसकी बात से सहमत नहीं लग रहे थे। उन्हें तो यह सुझाव श्रेक सिटी के लिए खतरा ही लग रहा था। टांग वूटोंग ने हुओ युहाओ की तरफ देखा और ठंडी सांस छोड़ी। कुछ बातें तुम्हारे लिए मुश्किल होंगी, इसलिए मैं ही कह देती हूं। मेरा यह सुझाव इसलिए है क्योंकि जूजी के श्रेक सिटी पर हमला करने की संभावना लगभग ना के बराबर है।
जब तक हम हुओ यूहाओ को उससे मिलवा दें और उसे यकीन दिला दें कि वह शहर में ही है, वह कभी भी श्रेक सिटी पर हमला नहीं करवाएगी। यान शाओजे उलझन में थे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह यूहाओ से डरती है? तंग वूतोंग ने मुंह फुलाकर कहा, वह उससे डरती नहीं है, बल्कि उसे बहुत पसंद करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह यूहाओ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसलिए अगर उसे पता चल जाए कि वह शहर में है, तो वह हमला नहीं करेगी। मुझे लगता है कि हुओ यूहाओ को हमें सौंपने का उनका आदेश सिर्फ एक नकली बहाना है। व्हाट? एल्डर्स हैरान रह गए। सन मून एम्पायर की वॉर गॉड एम्प्रेस को हुओ यूहाओ पसंद है? ये तो अविश्वसनीय बात थी। हुओ यूहाओ यह सुनकर शर्मा गया। टैंग वूतोंग को भी एहसास हुआ कि उसकी भावनाएं बहुत जाहिर हो गई थीं। तो उसने हल्का सा मुंह घुमाकर हुओ यूहाओ की तरफ जीभ निकाल दी। एल्डर सॉन्ग, जो अब तक चुप थे, बोले, यह उसके लिए बहुत बचकाना व्यवहार होगा। यह युद्ध पूरे महाद्वीप पर कब्जा करने की सन मून एम्पायर की योजना का हिस्सा है। इसमें लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर है। मुझे नहीं लगता कि वॉर गॉड एम्प्रेस अपनी भावनाओं को अपने फैसले में शामिल होने देगी। एल्डर सॉन्ग की बात सुनकर बाकी एल्डर्स भी सिर हिलाने लगे। उन्हें टैंग वूतोंग की बात बस जलन से भरी लग रही थी। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि थ्री आर्मीज की कमांडर अपनी भावनाओं पर आधारित निर्णय लेगी। अब हुओ यूहाओ के लिए कुछ कहना ठीक नहीं था। सच तो यह है कि उसके विचार भी टैंग वूतोंग जैसे ही थे। फायरवर्क्स देखकर उसी समय उसने समझ लिया था कि यह जूजी का स्मोक स्क्रीन है। लेकिन शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी एकेडमी लौट आएगा। यह एक शानदार स्मोक स्क्रीन था। 6 लाख से ज्यादा सैनिकों का दबाव श्रेक सिटी को मजबूर कर देता कि वे तुरंत कोई कदम उठाए। और ऐसी स्थिति में यदि वह टैंग वूतोंग जैसा सुझाव देता, तो उसे भी वही प्रतिक्रिया मिलती, आलोचना और असहमति। एल्डर श्वान ने कहा, यह स्थिति काफी जटिल है और हमें हर कीमत पर इससे निपटना होगा। श्रेक सिटी में अभी 1 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और तुम्हारे लौटने से हम और मजबूत हुए हैं। हमें 3 सोल इंजीनियर लीजन्स को तुरंत युद्ध के लिए तैयार करना होगा। साथ ही हमें अपनी सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरियाज भी तैयार करनी होंगी। लेक्सुआन, स्टार, लुओ एम्पायर और डाउ लिंग एम्पायर को संदेश भेजकर उनकी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहो और जरूरत पड़ने पर हमारी मदद करने के लिए तैयार रहने को कहो। रॉजर, जंग लेक्सुआन ने जवाब दिया। रॉजर, हुओ यूहाओ ने थोड़ी झिझक के बाद आदेश मान लिया। एल्डर श्वान का यह फैसला दोनों विचारों के बीच एक समझौता था। सी गॉड्स पवेलियन के मास्टर होने के नाते उसे श्रेक सिटी और एकेडमी की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी ही थी। इसके बाद की चर्चा उनकी रक्षा योजनाओं के विवरण से जुड़ी थी। प्रिंसेस वेना ने भी कहा कि हेवनली सोल एम्पायर के बचे हुए सैनिक श्रेक सिटी की रक्षा में उनका साथ देंगे। बैठक देर रात तक चलती रही। बैठक खत्म होने पर तंग वूतोंग, हुओ यूहाओ और बेइबे एकेडमी से निकलकर टैंग सेक्ट लौट आए। बेइबे कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यूहाओ, मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि हमें कोई जानबूझकर किसी रास्ते पर ले जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।